ये है ड्रेक पैसेज, दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता जिसे हजारों साल से इंसान अवॉइड करते आए हैं। बहुत से लोगों के ख्याल में पैनामा कैनाल बनाने का मेन पर्पस ये था कि अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट को छोटे रूट से साउथ अमेरिका और बाकी दुनिया से कनेक्ट किया जा सके। और ये बात ठीक भी है, मगर ये कैनाल बनाने की सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। पैनामा कैनाल बनाने की एक और बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि सारे समुद्री जहाज अंटार्कटिका और केप हॉर्न के दरमियान इस 620 मील के एरिया को अवॉइड करना चाहते थे। ये वो पॉइंट है जहां पैसिफिक, अटलांटिक और सदर्न ओशन आपस में मिलते हैं। लेकिन इस एरिया को ड्रेक पैसेज क्यों कहते हैं और आखिर यहाँ पर ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से आज भी यहाँ से गुजरना मौत के मुंह से गुजरने जैसा है? ये जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 15वीं सदी में, जब फ्रांसिस ड्रेक नाम का एक समुद्री डाकू पूरे अटलांटिक ओशन में खौफ की अलामत बना हुआ था। ये वो टाइम था जब ब्रिटिश और स्पेनिश एम्पायर्स दुनिया का कंट्रोल लेने की कोशिश में थे। फ्रांसिस कोई आम पायरेट नहीं था, बल्कि उसे ब्रिटिश एम्पायर की डायरेक्ट सपोर्ट हासिल थी और इसी सपोर्ट पर वो ब्रिटिश एम्पायर के लिए अफ्रीकन शहरों पर अटैक करता, उन्हें लूटता और उनके लोगों को गुलाम बनाकर ब्रिटेन ले जाता। ब्रिटिश एम्पायर फ्रांसिस से बहुत खुश थी और इसीलिए उसने फैसला किया कि साउथ अमेरिका में स्पेनिश एम्पायर के कंट्रोल को तोड़ने के लिए फ्रांसिस को भेजा जाए। प्लान ये था कि फ्रांसिस साउथ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर मौजूद शहरों और गांवों को कनकर करता हुआ स्ट्रेट ऑफ मैगेलन में घुसेगा और फिर साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर मौजूद विलेजेस को अटैक करके ब्रिटिश कंट्रोल में शामिल करता जाएगा। इस दौरान वो जितने भी शहरों को लूटना चाहे लूट सकता है। ब्रिटिश एम्पायर का सिर्फ इंटरेस्ट ये था कि साउथ अमेरिका की सारी कोस्ट लाइन ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाए। ड्रेक दिसंबर 1577 में 200 लोगों के साथ 5 शिप्स पर इस सफर पर निकला। अप्रैल में वो अर्जेंटीना तक पहुंचा ही था कि उसके लोगों में फूट पड़ गई और ड्रेक ने ये फूट डालने वाले अपने तकरीबन 40 साथियों को अर्जेंटीना में फांसी दे दी और अपनी 2 शिप्स को वहीं छोड़ के बाकी 3 शिप्स पर अपना सफर फिर से कंटिन्यू किया। वो ये स्ट्रेट क्रॉस करके पैसिफिक ओशन में पहुंचा ही था कि जबरदस्त तूफान आ गया और ये तीनों शिप्स एक दूसरे से बिछड़ गई। एक शिप के लोगों ने समझा कि शायद ड्रेक मर गया है और वो वापस इंग्लैंड चले गए। दूसरी शिप तूफान में बिछड़कर ड्रेक पैसेज में आई और यहाँ पर गायब हो गई। ड्रेक इसी शिप का पीछा करते हुए ड्रेक पैसेज के किनारे तक आया, मगर यहाँ पर समुद्र के तेवर देखकर वो समझ गया कि आगे जाने का मतलब सिर्फ मौत है। उस जमाने में कोई नहीं जानता था कि इस पॉइंट से आगे क्या है, क्योंकि उस वक्त आज की तरह का वर्ल्ड मैप नहीं बनाया गया था। ड्रेक ने अपनी शिप वापस मोड़ी और दोबारा साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट की तरफ बढ़ गया और फिर वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर लूट मार करके सैन फ्रांसिस्को जाकर रुका। वो दोबारा ब्रिटेन वापस नहीं जा सका क्योंकि वो डर गया था कि अगर वापस जाते हुए वो फिर गलती से इस एरिया में फंस गया तो शायद जिंदा ना बच सके। इसीलिए इस एरिया का नाम ड्रेक पैसेज रखा गया, क्योंकि समुद्र के इस हिस्से में उससे पहले कोई और शिप लेकर नहीं आया था, या आया भी हो तो वो शायद जिंदा नहीं बचा था कि वापस जाकर किसी को कुछ बता सके। ड्रेक ने अपने करीबी साथियों को बताया था कि उसे लगता है कि समंदर के उस पार शायद कोई दूसरी दुनिया है या कोई ऐसा जजीरा है जहाँ पर इससे पहले कोई नहीं जा सका। ड्रेक असल में जिसे आइलैंड समझ रहा था वो अंटार्कटिका था। हजारों साल से इंसानों का मानना था कि यहाँ पर कोई कॉन्टिनेंट जरूर है। एंशिएंट ग्रीक्स इसे टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा मतलब द अननोन सदर्न लैंड कहते थे, लेकिन किसी ने भी अपनी आंख से इसे नहीं देखा था। 17th सेंचुरी में ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन कुक इसी सदर्न कॉन्टिनेंट की खोज में निकला। वो ये सारा अटलांटिक ओशन क्रॉस करके साउथ ओशन में घुस गया, मगर उसे अंटार्कटिका नजर नहीं आया और वापस आते हुए उसकी शिप इसी ड्रेक पैसेज में फंस गई और वो बहुत ही मुश्किल से वहां से जान बचाकर निकला। कैप्टन कुक दोबारा कभी इस समुद्र में नहीं गया। हालांकि ये वो कैप्टन कुक था जो उस वक्त का सबसे बड़ा एक्सप्लोरर माना जाता था। इसी कैप्टन कुक ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था और इस स्टोरी को हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। कैप्टन कुक ने अपने जर्नल में लिखा था कि इस सदर्न कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने का रिस्क
इतना बड़ा है कि शायद ही कोई इंसान इधर तक आए जहाँ तक मैं आया हूँ। अब यहाँ पर आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर ये ड्रेक पैसेज इतना डेंजरस क्यों है? दुनिया में और जगहों पर भी तो ओशंस आपस में मिलते हैं, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्या है? असल में ड्रेक पैसेज वो पॉइंट है जहाँ पर अंटार्कटिका के ठंडे और अटलांटिक और पैसिफिक के गर्म पानी के ओशंस आपस में मिलते हैं और इस मिलाप के नतीजे में पानी का फ्लो 200 मिलियन क्यूबिक यार्ड्स पर सेकंड हो जाता है। ये फ्लो कितना होता है इसे इस एग्जांपल से समझें कि अमेज़न रिवर दुनिया का सबसे पावरफुल दरिया है और उसका फ्लो ड्रेक पैसेज के फ्लो से 600 टाइम्स कम है। इस तेज फ्लो की वजह से यहाँ समुद्र की लहरें 60 से 80 फीट तक चली जाती हैं, जो किसी भी समुद्री जहाज के लिए बहुत खतरनाक है। गर्म और ठंडे पानी के मिलाप से इस एरिया में बहुत से साइक्लोन्स भी आते हैं और फिर अंटार्कटिका से आने वाले पानी की वजह से यहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्रीज तक गिर जाता है और फिर ये पॉइंट दुनिया के रिमोट तरीन एरियाज में से है। नीचे अंटार्कटिका है जहाँ कोई रहता नहीं और ऊपर खतरनाक समुद्र है। तो अगर आपकी शिप को यहाँ कोई हादसा हो जाए तो इसका मतलब है कि यू आर ऑन योर ओन। इन्हीं खतरात को देखते हुए 17वीं सदी में कैप्टन कुक ने दुनिया को वार्न किया कि सदर्न कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने का ख्याल जहन से निकाल दो, मगर इंसान की फितरत है कि उसे जिस चीज से खबरदार किया जाए वो उसकी खोज जरूर लगाता है और ऐसा ही हुआ। 20th सेंचुरी के आते ही हर तरफ एक्सप्लोरेशंस और डिस्कवरीज का क्रेज हो गया। सब एक्सप्लोरर्स की नजरें अब साउथ पोल पर थीं। 1914 में मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर अर्नेस्ट शैकल्टन ने अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने का इरादा किया। अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए वो जब इसी ड्रेक पैसेज के पास पहुंचा तो समुद्र की लहरों ने उसकी शिप को इधर बर्फ के ग्लेशियर्स में धकेल दिया और उसकी शिप मुकम्मल तबाह हो गई। अर्नेस्ट ने अपने कुछ साथियों को इधर बर्फ पर उतारा और बाकी 5 साथियों को लेकर एक छोटी सी लाइफ बोट में करीब ही किसी आइलैंड की तलाश में निकला ताकि कहीं से हेल्प ले सके। 1 महीना समुद्र में भटकने के बाद आखिरकार अर्नेस्ट साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंच गया, मगर इस 1 महीने में उसने जो कुछ एक्सपीरियंस किया उसको उसने कुछ ऐसे लिखा कि दिस इज द वर्स्ट एंड मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड्स ओशंस और मेरा इस आइलैंड तक पहुंचना किसी मिरेकल से कम नहीं है। अर्नेस्ट ने ये भी कहा कि अंटार्कटिका इज द लास्ट ग्रेट जर्नी लेफ्ट टू मैन। अगले 3 महीनों में 3 अटेम्प्ट्स करके अर्नेस्ट के बाकी साथियों को बचा लिया गया और मिरेक्युलसली इस पूरे एक्सपीडिशन में कोई भी आदमी जान से नहीं गया। इसी तरह अप्रैल 2012 में एक ब्राजीलियन बिजनेसमैन ज्वाओ लारा अपनी लग्जरी क्रूज शिप पर 4 लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म करने के लिए यहाँ से गुजर रहा था कि अचानक यहाँ तूफान आ गया और 100 फीट ऊंची लहरों ने इस शिप को उठाकर अंटार्कटिका की बर्फ में फेंक दिया। लकीली शिप का रेडियो काम कर रहा था और उन्होंने फौरन चिली को रेस्क्यू अपील भेजी, मगर मौसम इतना खराब था कि चिली की रेस्क्यू टीम को यहाँ पहुँचते पहुँचते 4 दिन लग गए और बड़ी ही मुश्किल से सबको बचाया गया। पिछले 10 सालों में यहाँ ऐसे बहुत से वाकयात हो चुके हैं। गो के अब मॉडर्न समुद्री जहाजों के आने से पुराने वक्तों जैसे एक्सीडेंट्स कम हो गए हैं, मगर अभी भी सारे समुद्री जहाज यहाँ से गुजरने से कतराते हैं और वो ड्रेक पैसेज के बजाय स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के तंग रास्ते से गुजरना ज्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ मैगेलन में भी मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी फॉग आ जाती है, कभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, मगर स्टिल ड्रेक पैसेज के मुकाबले में ये रूट फिर भी सेफ है। पैनामा कनाल के आने से पहले सारी कमर्शियल शिप्स इस रूट से वेस्टर्न साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जाती थी। फिर पैनामा कनाल के आने के बाद ये रूट तकरीबन वीरान हो गया है, लेकिन एक बार फिर इस रूट पर समुद्री जहाजों की भीड़ लगने वाली है क्योंकि पैनामा कनाल खतरे में है। पैनामा कनाल के फ्यूचर को किस चीज ने खतरे में डाला है, इस पर हमने ये वीडियो बनाई है। ड्रेक पैसेज हमारी दुनिया के नो गो एरियाज में से एक है, लेकिन ये गैप हमारी दुनिया के लिए बहुत जरूरी भी है क्योंकि अंटार्कटिका की बर्फ जब पिघलती है तो सारा पानी यहीं से दुनिया के बाकी समुद्रों में जाता है। ये ड्रेक पैसेज एक एग्जाम्पल भी है कि हमारी टेक्नोलॉजी जितनी भी महान हो जाए, नेचर के सामने हम आज भी उतने ही बेबस हैं जितने हजारों साल पहले थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए तो शायद ये छोटी सी चीज हो, मगर हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।